हाँ भाई फर्स्ट ईयर आप लोगों के में कल क्या टॉपिक कंप्लीट हुआ था? अच्छा ठीक है, क्रोमोसोमल मैप कंप्लीट हो गया है ना। आज आप लोगों का सेल बायोलॉजी में लास्ट टॉपिक कंप्लीट होना है, ठीक है। हेडिंग लिखिए आप लोग लिंकेज, या फिर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सेल अभिन्नता। ठीक है, हेडिंग लिखिए आप लोग सेल अभिन्नता। सहलग्नता क्या होता है? लिंकेज। आप लोग जानते हैं किसी भी गुणसूत्र पर, ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगर ये जीन्स जो है जनरली क्या होता है, आगे इनमें क्या हो जाएगा, ये टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, कुछ जीन्स एक में जाएंगे, कुछ जीन्स दूसरे में। यही तो होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। नहीं समझ में आया? अगर जब युग्मक बनते हैं उस वक्त आप लोगों का गुणसूत्र जो है ये टूटते हैं, तो उनके जो जीन्स होते हैं वो एक गैमेट में जाएंगे, ठीक है। दो भाग में अगर मैं इसको क्रॉसिंग ओवर करा दूं तो यहाँ पर ये क्रॉस होने के बाद दो बना देंगे, कुछ जीन्स इसमें जाएंगे, कुछ जीन्स इसमें जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है सहलग्नता क्या होता है? तो सहलग्नता मतलब, हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर हम बात करें सहलग्नता के बारे में तो ये अनुवांशिक दृष्टि से बहुत अच्छा है कि इसमें दो जीन्स, दो या ज्यादा जीन्स एक समूह बनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सहलग्नता। सहलग्नता में देखिए सह मतलब साथ साथ, लग्नता मतलब आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। जब जीन्स आपके ग्रुप बनाकर क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाए तो उनको हम सहलग्नता बोलते हैं। ये तो बोल रहे थे ना, गुड। इसी चीज को आप जरा लिखिए डेफिनेशन के तौर पर। कुछ जीन्स समूह के रूप में अलग होकर युग्मक में पहुंचते हैं। ऐसे जीन्स को सहलग्न तथा इनकी गुणसूत्र पर उपस्थिति की अवस्था को सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लास, जब हम लोग बात करते हैं, अब तक आप लोगों ने काफी सीख लिया है, तो जब हम फीलियल सेकंड की बात करें मतलब F2 पीढ़ी की बात करें, ठीक है, फीलियल सेकंड जनरेशन की बात करते हैं जब, तो उसमें आपके बनने वाली जो जनरेशन है उसका रेशियो कितना होता है? 9:3:1। क्लास याद रख लीजिए इस चीज को भाई। फीलियल फर्स्ट जनरेशन में जो होता है फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जबकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1। ये जीनोटाइपिक है, ठीक है, जब हम बात करें फीलियल फर्स्ट की। लेकिन जब हम बात करें F2 में मतलब फीलियल सेकंड में, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाता है? 9:3:1।
1, ठीक है, और जीरो टाइम तो आप लोग जानती हैं 12 24 12 12 1, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा, क्लास ही बाय बाय बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं अब तक आप लोगों से पूछ के काम करती हूँ, जिससे आप लोग बताते चले, याद करें। जनरली ये होता है हमारे F2PD में रेशियो, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बैटसन व पुन्नेट, इन्होंने जीन्स की अनोनी क्रिया के बारे में भी बताया था, तो उन्होंने इस पर बहुत काम किया था सहलग्नता पर, ठीक है। उनके अनुसार F2PD में, ठीक है, जो बनने वाली संतति होती है उसमें 9:3:3:1 की बजाय क्या होता है 7:2 क्या 7:1:7, हाँ 7:1:1:7, ठीक है, 7:1:1:7, ठीक है, ये बनता है 71:17। कोई परेशानी? ये कब बना है आपकी सहलग्नता के टाइम पर, ठीक है। क्यों बना ये वाला? क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स थे वो वहां पर ग्रुप बनाकर अलग गैमीट में फिर पृथक होकर चले जाते हैं, इसलिए, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा रेशियो बैटसन और पुन्नेट को क्या मिला था, ये वाला, ठीक है, 9:3:3:1 नहीं मिला था। कोई परेशानी नहीं? तो चलिए इस चीज को लिख लीजिए आप। 1906 में 1906 में बैटसन व पुन्नेट ने सहलग्नता को मीठे मटर के पौधों के रूप में समझाया, पौधों के रूप में समझाया। वहां हमने F2PD में नौ अनुपात 3:3:1 के स्थान पर सात अनुपात 1:1:7 मिला।
समझा दूंगी, चिंता ना करें। गुलाबी पुष्प एंड लंबे कॉलम क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है। वही लाल पुष्प और गोल परागकण, ठीक है, गोल परागकण। इसमें वही है गुलाबी पुष्प एंड लंबे परागकण। तो कर लोगे ना अपने आप? हो गया? आज आप लोगों का लास्ट है लेक्चर, इसमें इसके बाद नया पेपर उठाना है। हो गया? हो गया ना? चलिए अब देखिए क्लास, यहाँ पर बेटसन व पुन्नेट ने दो प्रकार के वो लिए थे, ठीक है। अच्छा मुझे कोई देख के बता सकता है ये कौन सा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है? डाई हाइब्रिड है। क्यों? दो लक्षण, तो दो लक्षण तो पहले भी लेते थे, लंबे और छोटे। अच्छा चलो और बताएं। हाँ भाई कौन सा है, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, एक संकर संकरण या द्विसंकर संकरण? तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो दो लक्षण भी नहीं है, हम जब भी करते हैं तब एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात थी कि ये है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकर संकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लक्षण दो लिए हैं और लक्षण दो के प्रतिवर्ती लक्षण, ठीक है, मतलब दो ही लक्षण लिए हैं। कैसे? एक लिया है रंग, पुष्प का रंग, और साथ में पॉलन ग्रेन की लंबाई, दो लक्षण है ये, और इन्हीं के हमने प्रतिवर्ती लक्षण लिए हैं, ठीक है, लक्षणों के प्रतिवर्ती लक्षण लिए हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास ये था पेरेंट्स जनक, इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास क्या आएगा, F1 स्पीड, ठीक है, पीरियड फर्स्ट जनरेशन वो हाइब्रिड होती है आपकी संकर, जिसमें आपके इसके भी पहले पहुंचेंगे लक्षण और दूसरे वाले के, इसीलिए हमने देखिए पर्पल को शो किया हुआ है कैपिटल B से और लंबे कॉलम ग्रीन को शो किया है कैपिटल L से। समझ में आया? रेड फ्लावर को मतलब लाल पुष्प को शो किया है स्मॉल b से और राउंड कॉलम ग्रेन को शो किया है स्मॉल l से, ठीक है। अब देखिए जब इसमें क्या करवाया गया, इन्होंने इसमें वो करवाया था सेट क्रॉस, ठीक है, ये बेटसन और पुन्नेट ने करवाया था, ठीक है, तो उनके पास जो रेशियो आया वो आया था 7:7, जिसमें थे bl, ठीक है, b जो है इसको रिप्रेजेंट करता है पर्पल का और कैपिटल L लंबे कॉलम ग्रेन को देखिए लॉन्ग कॉलम ग्रेन। समझ में आया? वही कैपिटल B शो करता है पर्पल कलर को मतलब गुलाबी रंग को, वही स्मॉल l जो है मतलब राउंड, गोल के लिए तो किया था ना, मैंने देखा था राउंड कॉलम ग्रेन, ठीक है, समझ में आया? दूसरा था स्मॉल b करता है आपका रेड फ्लावर को, तो रेड फ्लावर एंड कैपिटल L क्या है लॉन्ग कॉलम ग्रेन, तो लॉन्ग कॉलम ग्रेन, ठीक है।
लंबे परागकण। नेक्स्ट है 7 जिसमें स्मॉल b है एंड स्मॉल l। तो मतलब स्मॉल b किसको करता है आपका, तो बस रेड फ्लावर एंड ब्राउन पीजी, क्योंकि पूरा वही है। समझ में आया? बैक्सम पुन्नेट का वो क्लियर हुआ। इसी आधार पर मतलब ये जो उनका प्रयोग था, इसी प्रयोग के आधार पर बैटसन व पुन्नेट ने एक अपनी अवधारणा दी जिसे हम बोलते हैं सिस व ट्रांस अवधारणा, या फिर इसे हम बोलते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन। इसे हिंदी में बोला जाता है युग्मन क्रिया व विकर्षण। देखिए बैटसन व पुन्नेट ने इस प्रयोग के आधार पर युग्मन क्रिया के आधार पर युग्मन क्रिया व विकर्षण क्रिया की परिकल्पना स्थापित की। ठीक है, इसमें लिखना पहले आप लोग कपलिंग मतलब युग्मन क्रिया। युग्मन क्रिया को ब्रैकेट में लिखिएगा सिस। सिस मतलब देखिए आप दो टर्म जानते हैं, सिस और ट्रांस। ये आपको केमिस्ट्री में सिखाया जाता होगा जब हम क्या पढ़ते हैं, वो आईने वाली चीज पढ़ते हैं, है ना। मतलब एक ये है, इसके सामने आईना रख देंगे तो जो चीज हमें दिखाई देगी, तो सिस और ट्रांस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक ही है लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। इसको हम पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या किसको पढ़ते हो आप, आईने वाली चीज, हाँ समावेगी में, आइसोमर, सही बात है ना, समावेगी में पढ़ा जाता है, सही बात। ठीक है, तो सिर्फ और ट्रांस के फॉर्म में फर्स्ट लिखिएगा आप युग्मन क्रिया। जीन्स के साथ साथ होने की क्रिया को, जीन्स के साथ साथ होने की क्रिया को युग्मन कहते हैं। मतलब जब जितने भी जीन्स हैं आपके पास में, तो उनमें जो भी क्रिया हो रही है सभी जीन्स में एक साथ हो रही है, तो एक ही क्रिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, कपलिंग मतलब युग्मन क्रिया। ठीक है, जीन्स के साथ साथ होने की क्रिया को युग्मन कहते हैं। दूसरा लिखिएगा विकर्षण, विकर्षण क्रिया, रिपल्शन। ठीक है, प्रभावी व अप्रभावी जीन्स विभिन्न जनकों वाले जनक मतलब पेरेंट्स होते हैं, क्रॉस से आने पर आने वाली पीढ़ियों में अलग हो जाते हैं, विकर्षण कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, पहली बार क्लास इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना घर पर जाके। ठीक है, मैं जल्दी कंप्लीट करा रही हूँ इसे, क्योंकि जब पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, मतलब थ्योरेटिकल है पूरा 10th का। ठीक है, थोड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, छोटी चीजें बताऊंगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिंकेज मतलब सहलग्नता के प्रकार। ये दो प्रकार के, फर्स्ट है पूर्ण सहलग्नता, सेकंड पूर्ण सहलग्नता। तो देखिए क्लास,
इन दोनों में अंतर समझिएगा। पूर्ण सहलग्नता नाम से ही पता चल रहा है, अगर जीन्स जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जा रहे हैं, सहलग्नता मतलब जब जीन्स ग्रुप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, उसी को तो सहलग्नता कहा था। और अगर ये जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में, मतलब कुछ पीढ़ियों तक अगर ये स्थानांतरित हो रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण सहलग्नता। ठीक, लेकिन अगर ये एक साथ कई पीढ़ियों तक ना होते हुए म्यूसिस की प्रोसेस हो जाए, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की, आप लोग जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है, वहां पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मतलब द्विगुणित गुणसूत्र जो होते हैं वो आपके अगुणित बन जाते हैं, है ना। तो वहां पर जीन्स भी जो है वो अलग अलग बट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सहलग्नता होगा, अपूर्ण सहलग्नता, क्योंकि वहां पर जीन्स जो है वो आपके एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस तरह से काफी आगे तक नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। समझ में आया, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से युग्मक बन जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका अपूर्ण सहलग्नता हो जाएगा। किसी को परेशानी है, टाइप्स क्लियर हुए, दोनों में अंतर समझ में आया, समझ में आया, गुड। अब चलिए एक हेडिंग लिखिए आप लोग, क्रॉसिंग ओवर, या चलिए वो लिख लीजिएगा भी, सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक, सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है आयु, सेकंड है एक्सरे मतलब किरण, एक्स किरण, थर्ड है दूरी, फोर्थ है ताप मतलब टेम्परेचर। तो ये चार फैक्टर्स, चार कारक ऐसे हैं जो आपके सहलग्नता को क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे, अगर आयु ज्यादा है किसी की, ठीक है, तो उस वक्त जब आपकी लिंकेज जो है ज्यादा आयु हो जाती है, उस वक्त अगर शादी करते हैं तो आने वाली जो पीढ़ी होती है तो उसमें जो सहलग्नता होगी वो कम से कम हो पाएगी। ठीक है, कम से कम हो पाएगी। क्यों, तभी तो कहते हैं सही एज में शादी कर लेनी चाहिए, है ना, नॉर्मल सब चीज रहे। तो यहाँ पर आयु जो है बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है सहलग्नता के लिए। सेकंड है एक्सरे, एक्सरे तो हालांकि आप लोग जानते हैं ये सेल के लिए वैसे बहुत हानिकारक होती है, डैमेज कर देती है एक्सरे। नेक्स्ट दूरी, दूरी मतलब ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, एक ये है जीन, एक ये है जीन, अगर इसके पास वाला जीन है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों जीन एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाए। समझ में आया, लेकिन अगर ये वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो दो जीन्स के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो ये प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत चांसेस कम है कि ये दोनों जीन्स एक साथ दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो। समझ में आया, तो जीन्स के बीच की दूरी जो होती है वो भी बहुत बड़ा कारक मानी गई है, इसकी वजह से सहलग्नता होती है। ठीक है, सहलग्नता हो ही नहीं अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है तो, है ना, सहलग्नता होने के लिए इन दोनों का पास पास होना जरूरी है, तभी वो ग्रुप बनाकर दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। समझ में आया। नेक्स्ट है आप लोगों का ताप, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है या बहुत ज्यादा कम भी हो जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, तो उस वक्त भी सहलग्नता बहुत कम होगा, इसलिए सहलग्नता के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होना का जरूरी है। ठीक, कोई परेशानी नहीं, तो हेडिंग की आप लोग क्रॉसिंग ओवर, जैसे हिंदी में बोलते हैं हम विनिमय, विनिमय। अच्छा, विनिमय क्या होता है भाई, मुझे बताएगा, आदान प्रदान, आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज को एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। काफी कुछ चीज समझ गए हैं आप लोग, बस थोड़ी थोड़ी और वाइवा में बोल सकते हैं। देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुणसूत्र पर जीन्स का एक समूह
कभी संजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के समान समूह के साथ स्थान बदलता है। इसी को विनिमय कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हेडिंग लिखिएगा आप लोग, प्रक्रिया मतलब क्रियाविधि, मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस ओवर। तो देखिए क्लास, आप लोग जानते हैं क्रॉसिंग ओवर हमारा कब होता था, जब हम लोगों ने पढ़ा था अपना प्रदूषित विभाजन करना, है ना। तो यहाँ देखिए वो कीजिएगा, ये है आपकी कोई दो संजात, ठीक है, ये यहाँ पे कोई दो गुणसूत्र, ये दो गुणसूत्र एक मैटरनल है एक पैटर्नल, अंतर जानती है ना, क्या होता है ठीक है। अब क्या था, यहाँ पे दो गुणसूत्र मैंने लिए हैं, ठीक है, ये मियोसिस का बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों विभाजित होंगे और किसमें क्या बना लेते हैं, दो क्रोमेटिड। क्रोमेटिड मतलब ये होता है आपका एक क्रोमेटिड, ठीक है, इसमें एक और लगा दूं तो ये हो गए आपके दो क्रोमेटिड, ठीक है। तो मतलब ये वाला भी विभाजित होगा और दो क्रोमेटिड बनाएगा और दूसरा वाला गुणसूत्र भी विभाजित होगा और दो क्रोमेटिड बनाएगा। तो चलिए विभाजित होने के बाद ये बना लिया इसने दो क्रोमेटिड, मैं अलग अलग शो करूंगी यहाँ पर, हालांकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, है ना। काइस मीटा किसमें बनता था, अरे काइस मीटा बना था, आप लोगों ने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था। हाँ, तो कौन सी अवस्था में बना था, सुनाई नहीं दिया, बताए, घर जाते लगता है किताब रख जाती है। देखिए क्लास, मैंने अर्धसूत्री विभाजन को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने पढ़ाया था उसमें प्रोफेज फर्स्ट, याद है, जिसमें हम लोगों को दो अवस्थाएं पढ़ना पड़ता है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट को फिर हम पढ़ते हैं 5 अवस्थाओं में, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टोटीन, याद आया, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस पढ़ा था। तो अब इनमें से मैंने कितना आसान कर दिया, अब बता दो इन 5 अवस्थाओं में से किसमें काइस मीटा बनता था, नहीं पता, आप लोगों का होमवर्क है, चीटिंग कर दिया ठीक है, किसने बना था, बिल्कुल सही बात, मैं कहती हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों से वाइफ पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, या कभी 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए लेट इट बी। अब देखिए क्लास, यहाँ पर यहाँ आ जाइए, अर्धसूत्री विभाजन में ये दोनों सूत्र जो थे, ठीक है, टूटते हैं और दो क्रोमेटिड बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं, ये दोनों कैसे होंगे आपके, सिस्टर क्रोमेटिड, ये भी आपके कैसे होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्यों होंगे सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि ये दोनों पिता की तरफ से, ठीक है, और ये दोनों माता की तरफ से, ठीक है, इसीलिए अब ये तो ब्रेक डाउन हुए थे, तो ये दोनों कैसे होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों कैसे बनाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आया नॉन सिस्टर क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि ये पिताजी की तरफ से है, माताजी की तरफ से है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। विनिमय कभी होता है तो याद रखिएगा हमेशा सिस्टर क्रोमेटिड में होगा कि नॉन सिस्टर में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो मतलब आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है।
अच्छा, ड्रॉ कीजिए। चलिए क्लास पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा। यहाँ पर अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। ये दोनों पास में आते हैं और इन दोनों पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो एक दूसरे से बदल जाते हैं, ठीक है ना। अदला बदली हो जाएगी यहाँ पर। तो जो इस वाले आपका जो ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये आपके पिताजी वाले में जुड़ जाएंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम में जुड़ जाएंगे। पैटर्नल क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा, कुछ जीन्स जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम में जुड़ जाएंगे। तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इसमें क्या हुआ है, पुनर्योजन की प्रक्रिया हुई है। पुनर्योजन मतलब जब ये आपके क्रॉसिंग ओवर के बाद में अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर क्या बनाएंगे, अगर हम बात करें आपके शुक्र जन्म के बारे में, स्पोमेटोजेनेसिस के बारे में, तो बनते हैं 4 शुक्राणु, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने अंड जन्म के बारे में, oogenesis के बारे में, तो उसमें बनता है आपका एक अंड कोशिका और 3 पोलर बॉडीज, है ना, ठीक है। 3 पोलर बॉडीज बनती है, मतलब ध्रुवकाय बनती है इसमें, और एक अंड कोशिका बनती है अगर हम oogenesis पढ़ते हैं अंड जन्म का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट यूनिट आप लोग जरा रीजन कीजिए और आप लोग इसे ड्रॉ। बिल्कुल सही बात है, वेरी नाइस।